हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। और एग्जाम भी पास आने वाले हैं, बल्कि और अब तो लगे हुए हैं कि भाई कैसे भी कैसे ज़्यादा पढ़ लें और फिर अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं, क्योंकि उसके बाद हमको डीयू में एडमिशन भी तो चाहिए। बट डीयू में एडमिशन के लिए मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं ना, पता है क्या चाहिए? सीयूटी। चलो सीयूटी की बात करेंगे बाद में। अभी हम बात करते हैं अपने जो टॉपिक हम बिजनेस के जो कर रहे थे उसी पे कंटिन्यूएशन वीडियो आपकी ये आ रही है। इससे पहले की जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था इन्वेस्टिंग डिसीजंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने फाइनेंसिंग डिसीजंस को भी कर लिया था एंड डिविडेंड डिसीजंस को भी हमने कर लिया था। आज की जो वीडियो है वो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी क्वेश्चन आपके जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की। सर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पढ़ लिया, अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? सर एक ही चीज को बार बार क्या पढ़ रहे हैं हम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने देख लिया था, अभी हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो प्लानिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर दो टर्म है आपके, यहाँ पर मैंने लिखा भी है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। सर दो टर्म है आपके, फाइनेंशियल और प्लानिंग। सर फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? ऑब्वियस फाइनेंशियल मींस रिलेटेड टू फाइनेंस। फाइनेंशियल का मीनिंग क्या होता है आपका? जो कि किससे संबंधित होता है आपका? फाइनेंस से रिलेटेड होता है आपका, है ना। और जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग क्या होता है? सब प्लानिंग होता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग सर फोरकास्टिंग का मतलब, फोरकास्टिंग का मतलब सर जो फ्यूचर में होने वाला होता है, यानी कि फ्यूचर में जो भी चीजें होंगी ना उसको लेके आज पॉलिसी बना लेना कि हम फ्यूचर में क्या क्या काम करने वाले हैं, उसी को क्या कहते हैं? हम प्लानिंग कहते हैं, है ना। यानी कि फ्यूचर में जो भी एक्शन आप करने वाले हो, जो भी चीजों को अचीव करने वाले हो, जो भी गोल्स है आपके, जब आप उसको राइट डाउन कर देते हो तो उसी को क्या बोलते हैं? हम फाइनेंशियल, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। आपने शायद जो फर्स्ट वाली बुक है उसके अंदर आपका चैप्टर 4 प्लानिंग का पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया होगा। यहां पर हमारा क्या हो गया? प्लानिंग हमने देख लिया, फाइनेंशियल हमने देख लिया। तो सर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो जाएगी? तो फाइनेंशियल प्लानिंग को जब हम शब्द को बोलेंगे, फाइनेंस प्लस फोरकास्टिंग दोनों को जोड़ दो आप, यानी कि फ्यूचर में एक बिजनेस को अपने फ्यूचर में कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, कहां कहां से उसको पैसा आएगा, किन किन चीजों में लगाना है होता है, फाइनेंस रिलेटेड ईच एंड एवरी डिटेल को डिस्कस करके उसको एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देना, एक हम कह सकते हैं आपका प्लान कर लेना कि अभी से कि हमको क्या क्या आगे नीड पड़ सकती है, उनसे रिलेटेड पॉलिसी बनाना ही क्या बुलाता है? आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। मतलब क्या हो गया कि सर फ्यूचर में जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी नीड्स होगी, उसको लेके पॉलिसीज बनाना, आज उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग बोलेंगे। यहां पर देखो डेफिनेशन भी हमने लिखी हुई है, it refers to a preparation of a financial blueprint of an organization futures operation, ठीक है। कहने का मतलब क्या है आपका? सर फ्यूचर ऑपरेशन यानी फ्यूचर में जो आप काम करने वाले हो उसको लेके आज क्या करना? आज एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, उसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, है ना। अगर मैं इसको सिंपली बोलूं, अगर यार हमको ना एक ट्रिप पे जाना है, घूमने के लिए जाना है, और हमको क्या चाहिए भाई? घूमने जाना है, गोवा चलेंगे, क्योंकि भाई हमारे तो इंडिया वाले के लिए गोवा ही होता है सब ना। तो गोवा जाना है आपका, तो गोवा जाएंगे भाई साहब। ऐसा तो है नहीं कि सस्ते में चले जाएंगे भाई, ऐसा भी नहीं कि उठे और चले गए गोवा, भाई इतना पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, थोड़ा सा प्लान तो करना पड़ता है। तो वहां जाएंगे, होटल में रुकेंगे, सर कहाँ कहाँ घूमेंगे, ठीक है, कौन से बीच पे जाएंगे, नाइट आउट मारेंगे फुल, तो उसके लिए कितना पैसा सारा खर्च होने वाला है? सर उस चीज की सारी एक क्या कह सकते हैं हम, पूरी प्रिपरेशन कर लेना कि हमारा कहाँ का कितना पैसा खर्च होने वाला है, और फिर ये भी सर पैसा हम कहाँ से अरेंज करेंगे। उन सभी चीज को आप जब अरेंज कर लेते हो, उससे रिलेटेड सारी पॉलिसी बना लेते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा। अभी हम बात करते हैं सर प्रोसेस क्या हो गया आपकी? सर फाइनेंशियल प्लानिंग ना तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपकी। सबसे पहले फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे हम, फिर फाइनेंशियल पॉलिसीज की बात करेंगे, एंड देन फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की। सबसे पहले बात करते हैं सर ऑब्जेक्टिव्स। सर यहाँ पर जो टर्म लिखे ना ऑब्जेक्टिव्स, इस ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? यार अल्टीमेटली हमको क्या अचीव करना है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, क्या करना चाहते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो जब हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को फर्दर मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म। सर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, वो किससे रिलेटेड है? सर वो है आपका एडिक्वेट लिक्विडिटी। सर लिक्विडिटी का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, लिक्विडिटी का मतलब कैश, कि सर हमारे पास ना शॉर्ट टर्म के अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैश जो है ना अवेलेबल हो जाए। क्योंकि भाई देखो कैश स्टॉक आउट की कैश आपके पास नहीं है अगर, तो हमने पहली ही बात करी थी जब कैश अगर आपके पास नहीं है तो क्या करोगे? सर शॉर्ट टर्म्स में हो सकता है बहुत सारी ऑब्लिगेशंस है, उसको कैसे फिलफिल करेंगे हमारे पास कैश नहीं है। तो यहां पर क्या बोलते हैं आपका शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं? एडिक्वेट लिक्विडिटी। हमारे पास क्या होना चाहिए? एडिक्वेट लिक्विडिटी हम अरेंज करना चाहते हैं। और जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं सर एडिक्वेट फाइनेंस,
एडुकेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, अल्टरनेटिव सोर्स होते हैं हमारे पास जहां से हम फंड को क्या कर सकते हैं, प्रोक्योर कर लेते हैं, है ना। तो क्या बोलता है आपका सर, जितने भी आपके पास सोर्सेज हैं उन सभी सोर्सेज को अच्छे से स्टडी कीजिए, और स्टडी करने के बाद हम क्या करते थे, अपने पास फाइनेंस अरेंज करते हैं। और इन दोनों को ही हम किस लिए करते हैं सर, जिससे हमारी फर्म की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है सर, एफिशिएंसी का मतलब होता है आपका बिना कम वेस्टेज पे आपको काम निकलवा लेना, हम इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी आपकी क्या करनी है, हमको इंक्रीज करनी है। किसकी एफिशिएंसी सर, फंड जो है ना हमारा वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो, उसी चीज को हम क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। तो ये हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है सर, हमारे पास एडिक्वेट फाइनेंस भी अवेलेबल, एडिक्वेट लिक्विडिटी अवेलेबल हो, और एडिक्वेट फाइनेंस भी हमको मिल जाए अलग अलग सोर्सेज से। चलो ठीक है, ये तो हमने बात कर ली। सर अगली होती है फाइनेंशियल पॉलिसीज। फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या होता है, देखो हर ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये पॉलिसीज फॉलो करती है, उन्हीं पॉलिसीज के बेसिस पे वो क्या करती है, काम करती है आपका। तो इनको ना डिटरमाइन करना होता है पॉलिसीज को कि वो क्या क्या करना चाहती है। सर कैपिटलाइजेशन पॉलिसी होगी आपकी, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी होगी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गई, एंड क्रेडिट पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज क्या वो बनाते हैं। जैसे इसमें हम बात करें सर कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर की, सर इसमें क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाएगा कि सर हम जो फाइनेंस ले रहे हैं या फिर हम अरेंज करते हैं, उसमें कितना आपका डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो वो कैसा होना चाहिए सर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि आपके पास वर्किंग कैपिटल कितनी अरेंज होनी चाहिए। क्रेडिट पॉलिसी क्या होनी चाहिए बिजनेस की, सर क्रेडिट पॉलिसी क्या हो जाएगी आपका कि सर क्रेडिट पॉलिसी क्या हो जाएगी आपकी कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हो वो कितने टाइम का आप क्रेडिट जो है वो अपने सप्लायर्स को अवेलेबल करवा रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं। डिविडेंड पॉलिसी वही चीज कि हमारे पास जो प्रॉफिट आता है उसका कितना पोर्शन हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, रिटर्न नहीं करते हैं। तो इन सबसे रिलेटेड क्या होती है, हमारी पॉलिसीज जो होती है आपकी वो बनाई जाती है। ये सारी पॉलिसी आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज होती है आपका, जिसमें क्या होता है आपका फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा सर फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। देखो फाइनेंशियल पॉलिसी हमने बना ली कि भाई हमको ये जो है वो अचीव करना है। अब वो कैसे होगा सर, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना होता है। तो कभी भी हम प्रोसीजर की अगर बात करते हैं तो ये होता है आपका स्टेप्स, क्योंकि हर चीज को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो कैसे कैसे आपको स्टेप लेने हैं ये उन्हीं की बात करता है, आपका कौन कौन से स्टेप्स हमको लेने हैं जिससे कि हम क्या कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। जैसे यहां पर देखिए ना, ऑर्डर का मीनिंग क्या हो गया आपका कि जो पॉलिसीज आप बना रहे हो उन पॉलिसी को अचीव करने के लिए आपको प्रॉपर स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर, फाइनेंशियल प्रोसीजर में वही स्टेप्स की बात होती है, वही ऑर्डर की बात होती है कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर पॉलिसीज को या पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके। ओके, जैसे यहां पर अगर बात करते हैं, इनिशियली फर्म अगर चाहती है कि हम इक्विटी के थ्रू क्या करें, हम कैपिटल अरेंज करना चाहते हैं। तो सर इक्विटी के थ्रू अरेंज करोगे तो उसको कैसे करोगे, क्या क्या काम हम कर सकते हैं कैपिटल को अरेंज करने के लिए इक्विटी के थ्रू। ओके, अगर हम क्रेडिट पॉलिसी की बात करें तो क्रेडिट पॉलिसी में क्या हो जाएगा सर, आपको ये भी पॉलिसी बनानी। क्रेडिट पॉलिसी का मीनिंग क्या हो गया कि हमने क्या दिया हुआ है, हमने 90 डेज का या हो सकता है 270 डेज का हमने क्रेडिट दिया हुआ है अपने सप्लायर्स को कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे सामान ले लो, आप 90 डेज के अंदर भी पेमेंट कर देना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका क्रेडिट पॉलिसी हो गया। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पॉलिसी जो है वो देती है। लेकिन अब बाई चांस इसमें यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बाई चांस कि आपने किसी को क्रेडिट दिया और वहां पर वो फेल हो जाता है या फिर आपका जो कैश है वो रियलाइज नहीं होता है, तो उस केस में आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, कैसे अपने क्रेडिट को उनसे निकलवाओगे, इस चीज से रिलेटेड सारे के सारे क्या होता है, एक ऑर्डर होता है जो कि आपको फॉलो करना होता है। तो यहां पर हम उसी ऑर्डर की बात करते हैं। तो क्या हो गया आपका सर, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। ये तीनों चीजें किसकी प्रोसेस होती है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की। इन तीनों चीजों को करके क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। तो सर अब हमारे मन में बड़ा सवाल आता है कि हमको ये करना क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है। उसके लिए हम बात कर सकते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस। देखो कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग पॉलिसीज या कुछ भी हम फाइनेंस रिलेटेड काम करते हैं ना, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके पास हमेशा फंड अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपकी बिजनेस एक्टिविटीज क्या हो सकती है, वो रुक सकती है। जैसे अभी हमने बात करी थी सर, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ना। तो उन सबको फर्म को बियर करना पड़ता है और उन सभी चीजों को बियर करने के लिए फर्म को कैश लगता है ना, कि आपको इंटरेस्ट पे करना है, आपको वेजेस पे करनी है, आपको रेंट पे करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी। और या फिर आपको स्टॉक परचेज करना है, हो सकता है कि जहां से आप सामान खरीद रहे हो वो आपको क्रेडिट पॉलिसी ना दे रहा हो, उसकी क्रेडिट पॉलिसी बहुत कम है,
तो ये बहुत सारी चीजें होती है। इन सारे केसेस में आपको पेमेंट करनी है। अब बट पेमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए सर, पेमेंट करने के लिए कैश तो अवेलेबल होना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इस चीज को एंश्योर करने की बात करता है कि कैसे हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है ना वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होता है। सर दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस। प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि सर हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, है ना। तो हमको उन सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद ही क्या करना चाहिए, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को या अपने फाइनेंस को क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए कि कितना आप इक्विटी के थ्रू लोगे, कितना आप डेट के थ्रू लोगे, कितना रिटेन अर्निंग करोगे, या फिर कितना हम बैंक से लोन ले लेंगे, या फिर ये सब करने के बाद में सर ये जो पैसा आ गया है तो इसका कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना पार्ट, ठीक है। क्योंकि दोनों ही सिचुएशन बड़ी जरूरी होती है। अगर आपने आइडल कैश रखा है तो भी नुकसान है, और अगर आपके पास कैश कम है तो भी नुकसान है। तो एक बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस की ये बात करता है। और प्रॉपर बैलेंस को आप कैसे अचीव कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ हम इस प्रॉपर बैलेंस को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के। चलो अभी हम देखते हैं आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि सर ये जरूरी क्यों है ना, इसको हमको फाइनेंशियल प्लानिंग को क्यों करना चाहिए बेसिकली। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, क्या दे रखा है आपका, ओके, इट हेल्प्स टू अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। देखो बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, बड़ा सरप्राइज है, शॉक्स जो होता है ना वो, और सरप्राइज वो एक्चुअली में बड़े खतरनाक होते हैं। ये कभी कभी झटका दे जाते हैं। जैसे क्या हुआ आपका कि भाई आपको ना जैसे आपको ना कल पेमेंट करनी थी, आपको किसी को पेमेंट करनी थी कल, और हुआ क्या, पेमेंट करनी थी और आपके पास कैश अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपको इतना तो कंफर्म था कि आपको क्या मिलने वाला है कि भाई एक हमारा एक डेटर है जिससे हमको पैसा लेना है, वो हमको दे देगा पैसा, तो चलो ठीक है, समस्या नहीं रहेगी, हम उसको पेमेंट कर देंगे। बट हुआ क्या भाई साहब, डेटर जो है वो पैसा पे करने में फेल हो गया। अब वो पैसा पे करने फेल हो गया। जब आप फेल हो गए तो आपने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल या फिर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल तो अरेंज करी हुई नहीं थी, आपके पास कैश अवेलेबल नहीं था। उस वाले केस में आप भी क्या हो जाओगे, अपनी पेमेंट करने में डिफॉल्ट हो जाओगे। अब ये सिचुएशन तो बहुत खराब हुई आपकी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले से ही कैश को क्या करते हैं, हम अरेंज करके रखते हैं। अगर आपको कुछ पेमेंट करनी है तो उस पेमेंट के लिए ना आप ऑलरेडी प्रोविजन बना के रखते हो अपने पास में, कि बाई चांस अगर आपके पास आने वाले समय जो पैसा आने वाला है वो नहीं आता है, फिर भी आपके पास इतना अमाउंट अवेलेबल है कि आप इजीली जो है अपनी जो लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उसको क्या कर सकते हो, पे ऑफ कर सकते हो। तो जो लिखा है ना आपका अवॉइड शॉक्स एंड सरप्राइजेस, इस चीज को आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। आप प्रॉपर्ली काम कर सकते हो भाई, क्योंकि आपके पास अवेलेबल, आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे सपोज करो कोरोना आया था भाई, कोरोना के टाइम पे ना जिन लोगों के पास में कैश अवेलेबल था उन्होंने क्या कर दिया, झट से अपने आप को शिफ्ट कर लिया ऑनलाइन के ऊपर में। लेकिन जिन लोगों के पास उतना कैश अवेलेबल नहीं था, उनके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी बट जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं थी, तो उनको बड़ा सफर करना पड़ा था इस चीज के अंदर में, है ना। तो हम कह सकते हैं जो शॉर्ट टर्म सरप्राइजेस जो होते हैं ना, ये सारी चीजें, इसको आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट होता है आपका हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन में आपको हेल्प करता है। देखिए कैसे सर, कोऑर्डिनेशन में कैसे कि आप जो अलग अलग बिजनेस डिपार्टमेंट के जो काम होते हैं ना, उन सभी को आप क्या कर सकते हो, इजीली कोऑर्डिनेट कर सकते हो फाइनेंशियल हेल्प के थ्रू। चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट आपके बेटर तरीके से कोऑर्डिनेटेड रहेंगे अगर आपके पास फंड अवेलेबल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि आपने परचेज डिपार्टमेंट का बोला भाई हमको ये सामान चाहिए था। अब परचेज डिपार्टमेंट ने क्या किया, फाइनेंस वाले को बोला कि सर मुझे तो इतना पैसे की रिक्वायरमेंट है क्योंकि मुझे सामान खरीदना है। अब फाइनेंस वाले ने बोल दिया मेरे पास तो फंड अवेलेबल नहीं है। अब इस केस में परचेज डिपार्टमेंट परचेज कर नहीं पाएगा, तो वो कैसे आगे सप्लाई करेगा। लेकिन अगर इसी समय फंड अवेलेबल होता तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने वेयरहाउस से बोला, वेयरहाउस ने परचेज वाले से बोला, परचेज वाला क्या करेगा, फाइनेंस से पैसा लेके परचेज कर लेगा। ठीक है, ये पॉसिबल कब होगा, जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट कैश अवेलेबल होगा। तो हम कह सकते हैं अगर हमारे पास ये अवेलेबल है तो जो कोऑर्डिनेशन है ना आपका, ये भी क्या होता है, बहुत ही बेटर हो जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। उसके बाद फिर हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। देखो वेस्टेज ऑफ फाइनेंस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। सर वेस्टेज कब होगा, वेस्टेज होगा तब जब आपके पास या तो कैश का ओवरफ्लो हो, या कि आपके पास कैश थोड़ा ज्यादा हो गया है, या फिर जितना होना चाहिए था उससे कम हो गया है। इन दोनों ही केसेस में आपका फाइनेंस क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन क्रक्स ही इसी चीज के ऊपर हो गया कि कैसे हम एक एडुकेट अमाउंट ऑफ जो लिक्विडिटी है ना उसको मैनेज कर सकते हैं। जब आप मैनेज कर लोगे तब ये जो वेस्टेज वाली समस्या है ये आपकी आएगी नहीं, क्योंकि आपके पास उतना ही पैसा है जितने की रिक्वायरमेंट है, बाकी पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है और उतना कम भी नहीं है जितना आपका बिजनेस रुक जाए। समझा रही है चीज, ये कहने का मतलब है कि आपके पास सफिशिएंट पैसा है, तो इससे क्या होगा, आपका जो रिसोर्स का जो वेस्टेज है वो भी क्या हो जाएगा, कम से कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्या होता है आपका, सर हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड
फाइनेंसिंग डिसीजन। देखिए अगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अगर कोई काम करते हो आप, तो आपको पता है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लेट सपोज 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है किसी प्रोजेक्ट के अंदर में, मुझे पता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, अपने सोर्सेज को भी देखूंगा, भाई मैं किन किन सोर्सेज से कितना पैसा अरेंज कर सकता हूं, है ना। तो इन दोनों के बीच में प्रॉपर लिंक होगा तभी ये संभव है। कैसे, देखियो अगर इनके बीच में प्रॉपर लिंक नहीं है तो हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा फाइनेंस चाहिए हो, आपको फाइनेंस कम मिला, या फिर आपने ज्यादा फाइनेंस उठा लिया और आपको इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो, तो इन दोनों ही केसेस में नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, अगर दोनों का अगर आपने अच्छे से क्या हुआ है, स्टडी किया हुआ है, तो एक प्रॉपर लिंक बन जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंक विद प्रेजेंट विद द फ्यूचर। देखियो लिंक क्या करता है, ये आपके प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करता है। कैसे सर, प्लानिंग क्या होता है सर, प्लानिंग वो कड़ी होती है जो फ्यूचर को आज से जोड़ती है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो फ्यूचर में आपको काम करना है उस काम के लिए आप आज ही क्या करते हो, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हो। तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने क्या किया, हमने फ्यूचर में जो जो चीजें करनी थी उसके लिए आज ही हमने क्या कर लिया, सारी पॉलिसीज जो है वो प्रिपेयर कर ली। तो इस तरह से लिंक बन गया आपका आज का फ्यूचर के साथ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका, जो कि किससे संभव है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू ही संभव होता है। और फाइनेंशियल कंट्रोल, सर फाइनेंशियल कंट्रोल में हम कह सकते हैं लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड किया हुआ था कि कितना पैसा कहां से कब कितना आएगा, ये हमने सब कुछ डिसाइड किया हुआ था। जब आप उसको एक्चुअली में करने के लिए जाओगे तो आपके पास एक ऑलरेडी सेट टारगेट है, तो उस सेट टारगेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और आप ये देखोगे लास्ट में दोनों को मैच करोगे कि कितने डिस्क्रिपेंसीज जो है या फिर जितना इम्बैलेंस जो है वो आपका क्रिएट हुआ है, और उस इम्बैलेंस को आप क्या कर सकते हो, ठीक भी कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल कंट्रोल हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल को, क्या कि हमारे जो भी खर्चे होते हैं वो सारे हमारे कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको किन किन चीजों में कितना पैसा खर्च करना है। तो इससे क्या होगा, आपका फंड जो है वो प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड होगा। तो ये हमारे 6 जो हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस थे फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो अभी हमारा ये जो टॉपिक था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग डिसीजंस, उस सबसे रिलेटेड हमने सारे के सारी पॉलिसी जो है वो कर ली है। अब ये टॉपिक हमारा हो गया है, आगे वाले टॉपिक में हम और डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करके खत्म करेंगे। अभी इस टॉपिक में आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप इस कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर जो है वो आपको वो समझा दूंगा। बाकी अगर आपको किसी और चीज में या किसी अलग टॉपिक पे या और किसी भी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर पक्का जो है आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको क्या कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।